हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ाएंगे सोशल साइंस कक्षा 10 और इसका लेसन है नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के प्रारंभिक उद्योगपतियों के बारे में, उनकी पूंजी के बारे में और उनके पास जो कारखानों में कार्य करने वाले जो मज़दूर थे वे कहाँ से आते थे और उनकी कंडीशन क्या थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औद्योगिक विकास का अनूठापन। विदेशी शासन ने भारत में पहले से ही स्थापित कपड़ा उद्योग में कोई पूंजी निवेश नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने ऐसे उद्योगों का चुनाव किया जिसकी विदेशी बाज़ारों में अधिक मांग थी। देखिए, जब हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने आकर के कब्ज़ा किया तो अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर जो पहले से ही फैक्ट्रियाँ कारखाने थे उनमें कोई निवेश नहीं किया, उनमें साझा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसे उद्योगों को चुना, ऐसे कामों को चुना कि जिस चीज़ की जो है विदेशी बाज़ार में ज़्यादा डिमांड थी, जिस चीज़ की ज़्यादा मांग थी, उन्होंने उन चीज़ों को जो है चुना और उन चीज़ों के ही कारखाने लगाना आरंभ किया। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से कम मूल्य पर ज़मीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पूंजी निवेश किया। ठीक है, जो औपनिवेशिक शासन था, सरकार जो थी, उसने क्या किया, उसने ना कि कपड़ा के उद्योग में निवेश किया बल्कि उसने जो है बहुत सारी नई नई चीज़ों में पैसा जो है निवेश किया, जैसे खनन, चाय के बागान, नील की खेती, जूट की खेती, इस तरह के कामों में जो है उन्होंने निवेश करना शुरू किया। इनमें से अधिकतर उत्पादन ऐसे थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निवेश के लिए आवश्यकता थी। देखिए, इसमें जो है ज़्यादातर जिन चीज़ों में जो है अंग्रेज़ी शासन ने निवेश किया था, इसमें से अधिकतर वे चीज़ें थी कि जिनकी जो है भारत के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में जो है ज़्यादा डिमांड थी। 20वीं सदी के आरंभ में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय कपड़ा उद्योग व पुनः स्थापना में काफ़ी सहायता की। इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का ऐलान किया गया, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। हम बात करते हैं 20वीं सदी की। उस समय जो है बंगाल विभाजन जो है उसके बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ। उस आंदोलन में जो है जो विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कार, उनको छोड़ने का जो है निर्णय लिया गया और इससे जो है इस आंदोलन से जो है काफ़ी सहायता जो है मिली भारतीय उद्योगों को। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। सन 1906 के पश्चात चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाज़ारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पादन छा गए। देखिए, 1906 के बाद की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो चीन के अंदर जो है भारतीय जूट, कपास जो भेजा जाता था उसकी डिमांड कम होने लगी, क्योंकि वहाँ पर जो है जापान से जूट आने लगा और जो है चीन ने भी जो है इसके उद्योग लगा लिए थे। तो भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे। तो क्या हुआ, जब उनके इस जूट की, कपास की जो है डिमांड कम हो गई चीन के अंदर, तो भारतीय जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्होंने जो है कपड़ा बनाने के कारखाने जो है शुरू कर दिए। वर्ष 1900 से लेकर के 1912 के मध्य भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया था। देखिए, 1906 के बाद चीन ने वहाँ भारतीय जूट लेना बंद कर दिया। इसके फलस्वरूप जो है भारतीय उद्योगपतियों ने जो है कपड़ा बनाना शुरू कर दिया अपनी फैक्ट्रियों में।
अब 1906 से 1912 के दरमियान, यानी कि 6 साल के अंदर ही भारत का जो कपड़ा जो व्यापार होता था वो जो है उसकी संख्या में 2 गुना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास की वृद्धि बहुत ही कम रही। युद्ध के चलते एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की, तो उस समय क्या था कि जितने भी ब्रिटिश कारखाने थे, जो भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार ने अपने कारखाने लगाए थे, तो उसके अंदर जो है युद्ध से संबंधित चीज़ें जो हैं वे इन कारखानों में बनाने लगे थे। इसी कारण भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाज़ारों में रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल गया। युद्ध लंबा खिंच जाने के कारण भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां, सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े के व खच्चर की जीन तथा अन्य सामान बनने लगे। बहुत से नए मजदूरों को जो है काम पर रखा गया और अब भी मजदूरों को पहले से अधिक समय तक कार्य करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तीव्रता से आगे बढ़ा। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत के अंदर जितने भी ब्रिटिश उद्योग थे उन्होंने जो है सैनिकों के लिए कपड़े, वर्दी, घोड़ों के लिए जो ऊपर बैठने की जीन होती है उसको बनाने का काम शुरू करा। सैनिकों के लिए जूते इस्तेमाल किए, जूट की बोरियां तैयार करना शुरू कर दिया। और जब ये प्रथम विश्व लंबा खिंच गया तो भारतीय जो उद्योगपति थे उन्होंने भी अपने कारखानों के अंदर जो है इन सभी चीज़ों का जो है निर्माण करना शुरू कर दिया था। अगला टॉपिक है हमारा लघु उद्योगों की बहुतायत। विश्व युद्ध के बाद असर अर्थव्यवस्था पर कुछ ऐसा था कि फैक्ट्री उद्योग में लगातार वृद्धि होती रही, किंतु बड़े उद्योगों का हिस्सा बहुत ही कम था। उनमें से अधिकतर सन 1911 में 67% बंगाल और बम्बई की स्थिति में थे। पूरे देश में छोटे स्तर पर उत्पादन का प्रभुत्व रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम कर रहा था। यह संख्या सन 1911 में 5% और सन 1913 में 10% थी। शेष मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी मोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों के काम में लगे थे। 20वीं सदी में हाथों से बनने वाले कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। सन 1900 से सन 1940 के मध्य ये उत्पादन 3 गुना हो चुका था। तो ये कैसे हुआ भाई? जो स्तर घट रहा था वो एकदम से 1900 से लेकर 1940 तक जो है ये उत्पादन जो है 3 गुना हो गया। तो ये कैसे हुआ? इसके पीछे तकनीकी परिवर्तनों का असर था। यदि लागत में बहुत अधिक बढ़ोतरी न होती और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से कार्य करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। अतः 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करंगों का प्रयोग करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन गति तीव्र हो गई तथा श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से अधिक हथकरघों में फ्लाई शटल लगे हुए थे। तिरुवनंतपुरम, मद्रास, मैसूर, कोची, बंगाल आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर 70 से 80% हथकरघे से जो है कार्य किया जाता था। इसके अतिरिक्त भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनमें बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में सहायता मिली।
ऐसा आवश्यक नहीं था कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ते जा रहे थे। बुनकरों व अन्य दस्तकारों को सदैव लाभ ही होता था, परंतु यह लाभ उन अनुपात में मजदूरों तक नहीं पहुंचता था जिस अनुपात में इसे पहुंचना चाहिए था। उनका जीवन कष्टदायक होता गया। उन्होंने रात दिन कार्य करना पड़ता था। पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उत्पादन में किसी न किसी कार्य में हाथ बटाता था, परंतु ये फैक्ट्रियों का युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग था। तो बच्चों, आज का जो है टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी से हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप जो है अपनी बुक में जो है लेसन को जो है रीडिंग करते रहें।